लड़ाई थी उसमें राजनीतिक तड़का भी लगते हुए हमने देखा कि बीते दिनों किस तरह से लगा। अब इस पर विपक्ष की तरफ से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सौरभ भारद्वाज तो खुलकर ये कह रहे हैं कि चाहे मुझे जेल में बंद कर दो लेकिन मैं पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा, मैं न्याय की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। और क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक हस्तियों की तरफ से, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पहले जरा आप वो सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंकिता भंडारी केस PIP, जब जब इनका प्रदेश में कुछ काम नहीं होता, मन नहीं जीत पाते, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं, कभी किसी का नाम भर देते हैं। और हमारा नाम आज इन्होंने डालकर जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, मैं कोर्ट में गया हूं, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है, इनको आधे नोटिस जारी कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे गुरु हैं रविदास जी, इनका मन चंगा कटौती में गंगा, अगर मन साफ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मूल मंत्र पर चलते हुए इनको आने वाले समय के अंदर निश्चित है इनको कुछ ना कुछ इनको सजा मिलेगी। जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो SIT ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चलें, तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। फिर क्या बोलना है मैंने, ये तो सबको पता है। मैंने तो इतना काम किया कि जब मेरे प्रदेश में बड़ी अस्थिरता का माहौल था, सुरेश राठौर भाग गया, तो भाई हमने का प्रयास किया, हमने एक लड़की को समझाया कि तुम्हें जाना चाहिए, पुलिस का सहयोग करना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तो तुम्हें पुलिस को देना चाहिए। और उसको भरोसा दे करके उत्तराखंड के लोगों तक, मेरा कोई भरोसा नहीं, उत्तराखंड के लोगों की तरफ से मैंने उसको भरोसा दिया कि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जिसके साथ खड़े होंगे तो खड़े होंगे, उनका भरोसा करो और चलो और पुलिस के पास जाओ। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जहां एक तरफ न्याय की लड़ाई थी और ये न्याय की लड़ाई 3 साल बाद एक बार इसीलिए आकर सामने खड़ी हो जाती है क्योंकि विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। दुष्यंत गौतम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्रवाई की गई थी इस पूरे केस में, उस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उर्मिला सनावर की जो कथित ऑडियो वीडियो है वो सामने आती है। SIT अब उर्मिला सनावर से भी जांच कर रही है। तो उधर CM धामी की तरफ से भी कहा गया है कि जहां पर भी सुरेश राठौर है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो सामने आए और जांच पड़ताल में सहयोग करें। अगर उनके पास किसी तरह के तथ्य, सबूत, साक्ष्य है तो वो पेश करें ताकि कार्रवाई की जा सके। सरकार ने गंभीरता के साथ इस मुद्दे को उठाया है। CM धामी खुद ही आगे आकर कहते हैं। अब क्यों हम कह रहे हैं मामला पूरी तरीके से पलट गया है, कई सुरक्षित सवाल है वो आपके सामने रखते हैं जिसके जरिए आप पूरी कहानी जो है वो दरअसल समझ जाएंगे। पहला सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, न्याय का संरक्षण या फिर अभिव्यक्ति की सेंसरशिप? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि क्या अब अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं रही है? क्या सोशल मीडिया ने केस को राजनीतिक हथियार बनाया? ये सवाल भी इसीलिए क्योंकि अगले साल चुनाव है और इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो क्या राजनीति हावी रही? क्या CBI या SIT जैसी जांच अब आवश्यक हो गई है? जिस तरीके से यह मामला दोबारा प्रकाश में आया है, जांच को नए सिरे से शुरू करना क्या वाकई में बहुत जरूरी हो गया है? क्या राजनीतिक आरोपों से आगे मूल अपराध की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है? यह भी जानना समझना इसीलिए जरूरी है कि राजनीतिक आरोपों के शोर में क्या न्याय दब रहा है? पांचवा सवाल, पार्टियों का रोष न्याय और पीड़ित परिवार के पक्ष में है या फिर राजनीति में उलझा हुआ? क्योंकि उत्तराखंड में अगर इस वक्त अगर कोई मुद्दा गूंज रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा ही गूंज रहा है। हालांकि तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए 3 साल बाद हर कोई आगे आ गया है और न्याय मिलना भी चाहिए। यही एक बड़ी वजह है कि प्राइम न्यूज भी लगातार सवाल उठा रहा था कि क्या अंकिता भंडारी को जो न्याय मिला वो पूरा न्याय था या फिर वो अधूरा न्याय था? न्याय पूरा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए अगर आरोप सामने आए हैं तो। लेकिन सरकार इस पर खुलकर कह रही है कि भाई आप सबूत तो रखिए, आप तथ्य तो रखिए,
पीड़ित परिवार जो है उनकी जो भी मांग होगी, वो जो चाहेंगे उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, उस अनुसार उस मुद्दे को हम आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। सरकार खुलकर कह रही है, सीएम धामी खुद आगे आते हैं। अब जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है, इसका क्या असर होगा, ये चर्चा का विषय है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं एक एक करके। कमलेश रमन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र शाह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। अवनिंद्र कमल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ममता पांगती समाज कार्यकर्ता हैं, वे भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और राजेंद्र शाह जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी क्योंकि इस पर रिएक्शन आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ी बातें कही हैं, उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है वो जानना समझना ज़रूरी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो जानना समझना ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बातें आज कही गई दुष्यंत गौतम को लेकर और विपक्ष को लेकर? ठीक है, देखिए जो हाईकोर्ट ने कहा है वो उनकी बात का हम स्वागत भी करते हैं कि उन्होंने अच्छी बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस ने तो नहीं कहा, उत्तराखंड के किसी आम आदमी ने तो नहीं कहा ये बात। ये तो भाजपा के पूर्व विधायक और उसकी पत्नी ने ये बात कही है ना। अगर कोई आम जनमानस उत्तराखंड का कहे या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कहे तो तब तो कोई बात होती है। और जिन्होंने ये बात कही है वो भाजपा के ही विधायक की पत्नी और भाजपा के विधायक रहे हैं पूर्व। और वो जो बात उन्होंने कही है, तो ये बात तो अंकिता ने मरने से पहले, जब उसको मर्डर किया गया अंकिता का, अंकिता ने उससे पहले भी अपनी चैट में बहुत साफ कहा था कि कोई वीआईपी है। अब हमने तो नहीं कहा वीआईपी का नाम, इन्हीं की पार्टी के विधायक ने कहा कि वीआईपी का। आपस में जब ये ऑडियो जो निकला है बाहर, उसमें ये आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि कौन है कौन। हमने तो नहीं कहा, उत्तराखंड के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा। तो भैया इन दोनों को आप बनाइए, दोषी बनाइए इन दो। और दूसरा मैं एक बात और, आज जिस तरीके से उत्तराखंड को एक बार फिर से जो एसआईटी लगातार उसको ढूंढ रही थी कि कहां है, आज एक आम व्यक्ति, और सब जानते हैं उस व्यक्ति को जो लेके आया है, उसके बारे में उत्तराखंड के लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वो लेके आ गया नारसन पे, और ये जो हमारी एसआईटी गठित हुई थी वो ढूंढ रही है कि सनावर कहां है। कितना बड़ा दुर्भाग्य बताइए। क्या एसआईटी को तो वो मिली नहीं, एक आम व्यक्ति उसको लेके आ गया और उनको आके बता दिया। और आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं देहरादून में लोग कि भाई उर्मिला सनावर से तो अब जांच हो रही है ना। उर्मिला सनावर का खुद बयान सामने आता है, वो कहती हैं कि हाँ मैं उत्तराखंड आ रही हूँ, जांच में सहयोग करूंगी, और एसआईटी जांच कर भी रही है। अब उर्मिला सनावर से भी पूछताछ होगी तो सारा जो कच्चा चिट्ठा है वो तो खुलकर सामने अपने आप ही आ जाएगा ना। अब मोनिका जी, ये नहीं कहा उसने कि मैं आ रही हूँ, उसने ये कहा मैं सबूत लेके आ रही हूँ। इसको भी जोड़िए आप अपने उसमें। चलिए, और अच्छी बात है। तो आपने और अच्छी बात कही है कि हाँ, सबूत वही कह रहे हैं कि मैं रही सबूत लेके आ रही हूँ। तो यानी कि एसआईटी पर अब तो भरोसा करेंगे ना, कि एसआईटी को लेकर अगर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी उठा रहा था, तमाम कार्यकर्ता भी उठा रहे थे, तो अब तो एसआईटी पर यानी भरोसा करेंगे ना, जब सबूत एसआईटी के आगे रख दिए जाएंगे। एसआईटी को तो मिली नहीं वो तो एक आम आदमी लेके आया, कोई उनका जो भेजा हुआ गया था वो लेके आया। एसआईटी को तो आज भी नहीं मिली है। वो कह रहा हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है सनावर, कहाँ है, उन्हें तो आज भी नहीं पता एसआईटी को। एसआईटी कहाँ लेके आई है उससे? एसआईटी तो ढूंढ रही है उसे, नारसन से लेके उधर कोई मुरादाबाद ढूंढ रहा है, कोई मेरठ के पास ढूंढ रहा है, उन्हें तो मिली नहीं रही है। उर्मिला सनावर का क्या बयान है, एक बार पूरे शब्द सही तरीके से हम यहाँ पर सुन लेते हैं। ज्यादा उचित रहेगा अगर हम शब्द पूरी तरीके से सुन ले सही तरीके से कि उर्मिला सनावर का क्या बयान सामने आया है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार उर्मिला सनावर का जो बयान है, जो उनकी प्रतिक्रिया आई है, वो जरा सुना दे। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक हैं, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी, जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी, और खाली दर्शन भारती जी नहीं।
राजेंद्र शाह जी, उर्मिला सनावर ने कहा है कि मैं दिल्ली से उत्तराखंड आ रही हूं और जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जहां पर उन्होंने दर्शन भारती जी का नाम गिनाया है और एक नाम और उन्होंने गिनाया, वो कह रही हैं कि मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको कुछ नहीं होगा। एसआईटी पे भरोसा नहीं है, मतलब उन्हें हिंदू संगठनों पे भरोसा है, सरकार पर और एसआईटी पे भरोसा नहीं है, मतलब कह दिया ना उन्होंने। ठीक कह है, दिया ना इसका उन्होंने जवाब कि भाई- कमलेश रमन जी देंगे कि क्या सरकार पर भरोसा, आखिर उर्मिला सनावर अगर उन पर, उनके पास तथ्य हैं, उनके पास सबूत है अगर, तो क्यों वो एसआईटी पर और सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं? इसका जवाब देंगे कमलेश रमन जी। राजेंद्र शाह जी की तरफ से सवाल है कमलेश जी, जिसका जवाब सरकार को ही देना होगा कि अगर सरकार ये कहती है कि हम संवेदनशील हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, हम गंभीर हैं, सीएम धामी खुद आगे आकर बयान देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तो फिर उर्मिला सनावर जो इतने समय से छिप रही थी, भाग रही थी, अब वो सामने आ रही हैं और जांच में सहयोग कर रही हैं, तो पहले उन्हें विश्वास क्यों नहीं हो पाया और अभी भी वो सरकार पर विश्वास क्यों नहीं जता पा रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सारी बातों का जवाब दूंगी, शाह जी की बात का भी और आपकी बात का भी। और क्योंकि आज हाईकोर्ट ने जो है सभी जिन्होंने भ्रामक प्रचार किया था उन सबको नोटिस दिए हैं 24 घंटे में सब चीजें प्रचार सामग्री को डिलीट करने का। तो कहते हैं कि सच्चाई कभी भी मरती नहीं है। सच्चाई, अगर सच्चा इंसान होता है, ईमानदार इंसान होता है, तो वो जाता है बिल्कुल धड़ल्ले से और वो कोर्ट पहुंचे। तो कहते हैं ना कि गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जैसा कि अभी हमारे गौतम भाई साहब ने भी कहा। तो वो ईमानदार थे, वो सच्चे थे, इसीलिए कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं नहीं हूं कहीं तक भी, दूर दूर तक भी, मैं कहां पर मेरी ड्यूटी थी उन्हें मालूम है, इसलिए वो कोर्ट पहुंच गए सारे एविडेंस लेकर के। ये काम तो भाई देखिए कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को करना चाहिए था जो आरोप लगा रहे थे। ये कोर्ट नहीं गए, 2 साल तक केस चलता रहा अंकिता भंडारी जी का कोर्ट के अंदर। एक बार भी कोई पैरवी करने के लिए नहीं गया, एक बार भी कोई उनके परिवार के साथ खड़ा होने नहीं गया कि चलिए हम आपके साथ कोर्ट में खड़े हो जाते हैं किसी प्रकार की। तो ये सिर्फ एक जो राजनीतिक नैरेटिव है, सिर्फ राजनीति, जो एक सत्ता की भूख है, सिर्फ उसलिए इतना पर्पज, इतना षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई। अब रही बात की सनावर जी को एसआईटी पे भरोसा है कि नहीं है। देखिए, एसआईटी ने जब एसआईटी की गठित करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उन्होंने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके घरों पर जहां भी उनके जानने वाले हैं या लोग हैं वहां पर उन्होंने उनका नोटिस चस्पा करने का काम किया। और ये सारी चीजें सनावर जी को मालूम है और सनावर जी को आना ही था, क्योंकि जो उन्होंने बोला है, चाहे झूठ बोला है, चाहे सच बोला है, या जो भी एविडेंस है, अगर आपने पब्लिक प्लेस पर आकर के बोला है तो आपको एविडेंस तो देने पड़ेंगे, अन्यथा आप इस तरह से बोल करके भाग भी नहीं सकती। तो आना तो उनको था, उनकी मजबूरी थी। दूसरी बात, सुरेश राठौर जी सबसे बड़े दोषी तो वही माने जाते हैं। अगर आपके पास इतने वर्षों तक, 2 साल तक ट्रायल चलता रहा केस कोर्ट में, आपने इनको दबा के रखा, तो आप कोर्ट में अगर ये जमा करते हैं एविडेंस, तो जो आज इतना हल्ला मचाने का, झूठ, जो परपंच, जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, कम से कम आज वो ना होता। तो जो लोग दोषी हैं, अब जांच हो जाएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, एसआईटी अपनी जांच पूरी करेगी और कोर्ट से जो दुष्यंत गौतम जी ने रखा है वो वहां से जांच हो जाएगी। देखिए, सारी चीजों के ऊपर अगर हम अंकिता बहन की माता पिता की भावनाओं को देखें, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब तो अलग से बैठे हैं, भावनाएं सबकी एक हैं, सब राजनीतिक दलों की भावनाएं भी हो सकता है, पर कुछ लोग हो सकता है सत्ता को पाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा रचा करके इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हो। हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक मिनट राजेंद्र शाह जी, हमारे लिए ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अंकिता भंडारी जी की माता पिता की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलेंगे, जाकर के उनसे बातचीत करेंगे। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे, हमने हमेशा ये कहा है कि बड़ी से बड़ी जांच जो भी आप कहेंगे हम करवाएंगे। तो उनके माता पिता से मिलने तक तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके माता पिता क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर अन्याय हुआ तो माता पिता के साथ तो उनकी बेटी गई है ना, बाकी तो सब राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर ढोल पीट रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लोगों का काम है। अगर आप विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रही हैं कमलेश जी सुन लीजिए, अगर आप विपक्ष पर आरोप लगा रही हैं तो ये बात बताइए, अगर 3 साल बाद ये मुद्दा उठा तो विपक्ष ने तो मुद्दा उठाया नहीं था,
आपकी पार्टी के भीतर जो टकरार थी, आपकी पार्टी से ही टूटे हुए जो लोग थे, उन्हीं की तरफ से चिंगारी भड़की, तब जाकर ये हुआ कि अंकिता को जो न्याय मिला वो अधूरा था। फिर विपक्ष ने इस लड़ाई को अपने हाथों में लिया और विपक्ष ने आवाज उठाई। तो विपक्ष पर शुरुआती तौर पर अगर ये कह देना कि विपक्ष ने राजनीति की, विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो शायद गलत होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि कांग्रेस की तरफ से वो ऑडियो आया या कांग्रेस की तरफ से कोई वीडियो आया या कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत गौतम को लेकर कोई आरोप लगे। जी बोलिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हमने तब आरोप लगाया, बार-बार कांग्रेस को मत इंगित, कांग्रेस का नाम मत लीजिए, हमारे को बोलेगा देना हम ये कह रहे हैं कि जो परिवार विपक्ष का का किया धरा षड्यंत्र था वो सामने आएगा जब सनावर जी से जांच हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताइए, वो उनका एक अपना अंदरूनी जो भी रहा उससे हमें व्यक्तिगत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई पब्लिक प्लेस में कोई चीज बोली है तो उसके एविडेंस तो उनको देने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा और वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कम से कम विपक्ष को इतना पेशेंस रखना चाहिए कि उनके माता पिता से पूछताछ हो जाए, उनके माता पिता से बातचीत हो जाए और एसआईटी की जो जांच है वो पूरी हो जाए, उसके बाद आप बात करें। लेकिन आप कहीं ना कहीं अराजकता फैलाएंगे, बैनर फाड़ेंगे, लोगों के घरों में घुसेंगे, गालियां देंगे, बदतमीजी करेंगे और एक प्रदर्शन, एक बेटी के नाम से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है या अन्य राजनीतिक दल, उसकी आत्मा वाकई रोती होगी उस पर बैठ करके और ये कहती होगी कि ये राजनीतिक दल किस तरीके से मेरे नाम को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये बहन की आत्मा रोती होगी। हम ये नहीं कह रहे, न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो भाई आप कोर्ट चले जाते, किसी ने रोका तो नहीं था आपको, आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आप सारे एविडेंस लेके कोर्ट में जाते। अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है, आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, तो आप कोर्ट चले जाओ। न्याय पे तो सब भरोसा करेंगे ना। कानून तो सबके लिए बराबर है और कानून का आदर सब लोग करते हैं, सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये ढोल केवल सड़क पर पीटेंगे मोनिका जी, ये ढोल केवल सड़क पर पीटेंगे, ये कोर्ट नहीं जाएंगे, ये न्याय प्रक्रिया को नहीं मानेंगे, ये एसआईटी को नहीं मानेंगे। ये केवल झूठ का जो नैरेटिव है उसको सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रदेश बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है, एक झूठा नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्ष की तरफ से अलग आरोप लग रहे हैं। अब किसके आरोप में कितनी सत्यता है ये वक्त ही तय कर पाएगा, अन्यथा ये बहस तो यूं ही जारी रहेगी। आप दोनों का मैं जल्द एक बार फिर से रुक करूंगी, लेकिन ममता पांगती जी भी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। ममता पांगती जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो तमाम बातें दुष्यंत गौतम को लेकर की जा रही हैं वो तमाम पोस्ट डिलीट किए जाने चाहिए। क्या आप इस आदेश से पूरी तरीके से सहमत हैं या फिर ये लगता है आपको कि अभिव्यक्ति की आजादी पर भी अब सेंसरशिप लग रही है? नहीं मोनिका जी, ऐसा बिल्कुल भी अभिव्यक्ति की आजादी पे कोई सेंसरशिप लग रही हो, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि अपराधी चाहे कोई भी हो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। और जहां तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हमारी धामी सरकार की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि आज भी उत्तराखंड अगर महिलाओं की दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही सुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, ये देवभूमि के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अगर एजुकेशन हब की बात की जाए तो बहुत सारे देश विदेश से हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए आती है। तो आप इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में तो नहीं ले सकते हैं कि इसको राजनीतिक एक मुद्दा दे दिया जाए कि भाई अंकिता जो ये प्रकरण हुआ है, हमारी पहाड़ की बेटी है, वो हमारा दर्द उसके साथ में है, जब तक तो उसको न्याय नहीं मिलेगा हमको भी चैन नहीं मिलेगा। तो ये है कि अंकिता के साथ हम सब हैं, लेकिन न्याय प्रकरण, न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास होना चाहिए। अगर न्याय पे हमें विश्वास होगा तभी जाकर के क्या होगा कि छोटे से छोटा लोग कोई भी होगा, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, वो अपनी बात को आगे रख पाएंगे। तो कहीं से भी अभिव्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा सवाल नहीं उठता है। जहां तक बात आती है जांच की, एसआईटी गठन की, जहां तक बात आती है घटना होने के बाद तुरंत कार्रवाई की, तो वो सब हमारी धामी सरकार ने किया है। देखिए, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड में रहती हूँ, मैं खुद एक एजुकेशन फील्ड से रही हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा है कि जितनी भी हमारी बेटियां हैं, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए जिस तरीके के हम लोगों ने कानून बनाए हैं, जिस तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराने के कानून बनाए हैं, उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं है। तो आज भी उत्तराखंड आप देखिए सुरक्षित प्रदेशों की श्रेणी में आता है, सुरक्षित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड हमारा आता है। तो जहां तक एसआईटी गठन की बात है, तो वो भी तो हमारी धामी सरकार ने कहा कि एसआईटी का गठन किया जाएगा निष्पक्ष जांच के लिए, तो वो भी कह रहे हैं। हाईकोर्ट के दरवाजे के लिए आप देखिए आगे
मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब निष्पक्ष जांच की बात हो चुकी है, जब सारे दरवाजे धामी जी ने ओपन कर दिए हैं, जब धामी जी पूरी तरीके से जो उनके परिवार को सहयोग दे रहे हैं, उनको अपने साथ में लेके चल रहे हैं, तो बताइए किस बात की कमी हम कह सकते हैं। राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राजेंद्र जी, ओवर टू यू। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड धामी जी धाम बहुत सुरक्षित है। हिमालय राज्यों में आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। महिलाओं के मामले में शायद आपकी सामाजिक कार्यकर्ता, आपको जानकारी नहीं है कि आप उत्तराखंड को सुरक्षित बता रही हैं, लेकिन वर्तमान में हिमालय राज्यों में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पे उत्तराखंड में हो रहा है। इसकी भी जानकारी जरा आपको होनी चाहिए। सर, उत्तराखंड को सुरक्षित राज्य कहने के लिए हमारे जितने भी देश प्रदेश से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए आती है, और आज भी आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, अगर वहां ये पूछा जाए कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, पढ़ने के लिए सुरक्षित स्थान कहाँ है, तो वो सबसे पहले नाम उत्तराखंड का ही लेंगे। कमलेश जी 40 सेकंड्स टू यू। ठीक है, रुकिए कमलेश जी, 40 सेकंड्स टू यू नाउ, फिर मैं अवनिंद्र कमल जी के पास जाऊंगी। फटाफट 40 सेकंड्स में बात रखिए। जी देखिए, आपने कहा कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो समाज के बीच में हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं इसलिए है, लेकिन नेगेटिविटी फैलाए, गलत तरीके से प्रचार करें, किसी को बदनाम करें, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करें, किसी के नाम का जो है गलत भ्रामक प्रचार करने का काम करें, इसलिए सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इसलिए है कि आप अपनी योजनाएं बताएं, आप अपनी नीति बताएं, आप अपनी बातों को रखें, आप अपनी अच्छी चीजों को उसमें रखें, गलत भी हो, अच्छी भी हो, बुरी भी हो, लेकिन आप किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा करके भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और हाई कोर्ट ने जो उसमें जांच बिठाई है, वो इसीलिए बिठाई है कि गलत तरीके से आप रील बनाने के चक्कर में, व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने के चक्कर में और 27 का सपना सजोने के चक्कर में किसी को यूं ही बदनाम कर देंगे। क्या आपको इतनी सत्ता की भूख है कि आप किसी के प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेंगे और आप पर ये जो रीलबाजी हुई है, रीलबाजी मैं तो फिर कह रही हूँ कि आपके ही परिवार के टूटे लोगों की तरफ से हुई ना। आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने थोड़ी आके कर दी, कांग्रेस के किसी नेता ने आके थोड़ी कर दी। देखिए, राजनीति करने वालों को सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, राजनीति करने वालों को सबको अधिकार है, किसी को मना नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड फटाफट राजेंद्र जी बोले, लेकिन आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ओके रुकिए, फटाफट राजेंद्र जी फटाफट जी बोलिए। ये कमलेश जी बहुत बड़ी बातें कर रही हैं। हरीश रावत जी के खिलाफ इनके वसूली मोर्चे के नाम से अभी किस तरह मीम्स निकली है। जब वो 4 घंटे थाने में बैठे रहे, उसके बाद जब FIR दर्ज हुई, इनके भाजपा के उस संगठन ने सारी मीम्स हटा दिए। ठीक, रुकिए, इस चर्चा को भी हम और आगे बढ़ाएंगे। रुकिए, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो पॉइंटर्स है बेसिक, वो मेन पॉइंटर्स यहाँ पर समझना और उनका विश्लेषण करना भी जरूरी है। तो आपको भी निकालना ठीक है, रुकिए, लौटेंगे कमलेश जी। अवनिंद्र कमल जी भी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अवनिंद्र कमल जी भी इस चर्चा का हिस्सा है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, मैं उनका भी यहाँ पर करूंगी। अवनिंद्र कमल जी, केस देखा जाए तो पहले जहां तमाम आरोपों के बिहाफ पर ये जो पूरी न्याय की लड़ाई थी दोबारा से सामने आती है अंकिता को लेकर, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो एक तथ्यों वाली बात थी वो अब आकर अटक गई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया, जो कि सही भी है कि सबूत लाइए, तथ्य रखिए, सोशल मीडिया पर इस तरीके से किसी को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, 24 घंटे के अंदर पोस्ट डिलीट करने होंगे, ये सब चीजें ठीक भी है। लेकिन जिस तरीके से सौरभ द्विवेदी भी अपना आगे बयान देते हैं, सौरभ द्विवेदी का पोस्ट भी आता है कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पोस्ट डिलीट नहीं करूंगा अपने, मैं न्याय की लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं या इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये इस केस को किस दिशा में आगे लेकर जाती हैं, और क्या आपको वाकई में लगता है दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश था वो न्याय का संरक्षण है या फिर अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह की सेंसरशिप? जी, हम बताएं कि देखिए, कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ऐसा नहीं कि वो अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी है। सोशल मीडिया पर बिना सबूत के दुष्यंत गौतम का नाम जिस तरह से लपेटा गया है और तमाम तरह की गलत टिप्पणियां की गई हैं, उसको अदालत ने भेजा माना है। और ये होना भी चाहिए कि अगर साक्ष्य नहीं है तो अदालत को यही करना चाहिए था जो कि उसने आदेश दिया। अब रही बात पूरे घटनाक्रम पर, जैसा कि बीजेपी कह रही कि कांग्रेस इसमें सियासी रोटियां सेक रही है, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। देखिए, जब SIT का गठन हुआ, जब 2022 में घटना हुई,
तभी से एसआईटी की कार्रवाई को लेकर संदेह होता रहा। एसआईटी को राज्य सरकार प्रभावित कर सकती है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग होती है। वो रिसोर्ट किसका था? बीजेपी के ऐसे नेता का जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था त्रिवेंद्र रावत सरकार में, जिसका रिसोर्ट था जहां वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, अंकिता भंडारी। और इसके आगे आप चलेंगे जो आज सुरेश राठौर या उनकी तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर वीडियो ऑडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया पर जारी कर रही है, वही सुरेश राठौर बीजेपी से विधायक रहे हैं, अब उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ, ये तो कांग्रेस के हाथ में इन्होंने मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने थोड़े कहा था कि आप इसको वीडियो जारी कीजिए, ऑडियो जारी कीजिए, वरना ये तो इस मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब देखिए कि वीरेंद्र सिंह जो अंकिता भंडारी के पिता है, उन्होंने खुद भावुक की अपील की है और केवल कांग्रेसी उत्तराखंड में आंदोलनरत नहीं है, अब इसमें तमाम एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन भी सामने आ गए हैं। आज ही राजधानी देहरादून में जो रिटायर्ड सैनिक है उन्होंने मौन जुलूस निकाला है। कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है, कोई ऐसा जिला मुख्यालय नहीं है जहां इसको लेकर के धरना प्रदर्शन न हो रहा हो। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को कल प्रेस वार्ता करनी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालांकि साफ कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसको पेश किया जाना चाहिए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बड़े बड़े अपराधियों को तो आपकी पुलिस खींच लाती है नेपाल से, कहां से। उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो लापता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई हमें मदद कर दे, हमारा सहयोग कर दे उन लोगों को पकड़वाने में। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और रही बात दुष्यंत गौतम की या किसी और की, जब तक साक्ष्य नहीं है तब तक उनको लपेटा जाना नहीं चाहिए। और अगर उर्मिला सनावर जैसा कि दावा कर रही तो साक्ष्य लेकर गया नहीं, वीआईपी सर्विस की बात सामने आती है। अंकिता का जो चैट था उस सुदीप नामक लड़के से, उसको अगर आप शुरुआत में देख लीजिए तो उसमें इस बात का जिक्र है। और आनंद फानंद में जब रिजॉर्ट में वो जिसमें अंकिता का कमरा था उसको ध्वस्त करा दिया गया, वहां भी संदेह पैदा होता है। अगर फॉरेंसिक जांच उसी समय होती और तत्काल उसकी रिपोर्ट आती तो बात कुछ और होती, क्योंकि ये तो मुर्दा दफन हो चुका है और बैठे बिठाने कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। तो कांग्रेस या भाजपा या कोई सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकता है, लेकिन जो आम आवाम है अब उसकी ये मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसीलिए धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो ये मांग बलौती हो रही है। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग इसीलिए अब की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत में लूपहोल्स छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से आ रही हो कमलेश जी, जिसकी वजह से अब जाकर इस मुद्दे पर जमकर राजनीति गर्म है और ये तमाम कथित ऑडियो वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कमलेश जी, फटाफट से हालांकि दोनों ही प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, आप दोनों से इस पर रिएक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। एक ब्रेक के लिए पहले रुक रहे हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा के बाद सवाल अभी भी कई अहम है। हाईकोर्ट का आदेश, इसका किस तरीके से एक राजनीतिक असर देखने को मिल रहा है हाईकोर्ट के आदेश का, ये एक सवाल बना हुआ है क्योंकि प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। राजनीति जो पहले से गर्म थी वो अब राजनीति और हावी होती हुई दिख रही है। तमाम जो लूपहोल्स है उनको इंडिकेट किया जा रहा है। क्या सोशल मीडिया आज न्याय का मंच बन गया है? सवाल इसीलिए भी क्योंकि सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल होता है, जिसके बाद 3 साल बाद ये केस दोबारा से प्रकाश में आता है। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार 24 घंटे के भीतर इस तमाम सामग्री को, विपक्ष को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जनता को, जिन ने जो पोस्ट किया है वो सब डिलीट करना होगा। लेकिन प्रोटोकॉल नहीं किया तो प्रोटोकॉल्स के तहत खुद ही डिलीट कर दिया जाएगा। आज बात हो रही है न्याय बनाम राजनीति की। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दुष्यंत गौतम ने जो याचिका दायर की उस पर हाईकोर्ट का आदेश आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका क्या राजनीतिक असर देखने को मिल रहा है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी सेंसरशिप हो गई है? ये वो तमाम ज्वलंत सवाल है जो आज सीधी बात में हम उठा रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से कमलेश रमन जी हमारे साथ इस चर्चा में है, कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र शाह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी भी हमारे साथ है और ममता पांगती जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। अवनिंद्र कमल जी ने जिस तरीके से एनालिसिस किया आज जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है और इस केस में जिस तरीके से अब तमाम जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर बयानबाजी तो हो ही रही है। यहाँ पर कमलेश जी भी कुछ कहना चाह रही थी, राजेंद्र जी आप भी निश्चित तौर पर कुछ कहना चाह रहे थे। पहले अपनी बात बारी बारी रखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी कमलेश जी। मोनिका जी, देखिए हम सब की भावनाएं अंकिता बहन के साथ हैं और हम सब चाहते हैं
कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी एक जो बेहतर पैरवी हो सकती है उनके परिवार वालों को वकील देने का काम किया। जो भी उन्होंने कहा कि ये वकील अच्छा नहीं है, हमें दूसरा वकील चाहिए, तो सरकार ने वो भी करने का काम किया, उनके कहने पर ही वकील चेंज किया। अब वहां से जब कोई निर्णय निकल चुका है और वो निर्णय आ चुका है और वो 3 लोग जो अपराधी थे, जिन्होंने हत्या करी, जिन्होंने कृत्य किया, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। अब आप आ जाइए, आपने कहा या जो भी विपक्षी दल कह रहे हैं कि सीबीआई होनी चाहिए। देखिए, पढ़े लिखा समाज है और पढ़े लिखे तो कांग्रेस में वकील भी होंगे, वकील भी बहुत सारे हैं कांग्रेस में और खुद भी स्वयं में पढ़े लिखे हैं। तो आप एक बात बताइए, कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर के सरकार कैसे सीबीआई की जांच दे सकती है? अगर उसके माता पिता अपील करते हैं कोर्ट में, वहां पर अर्जी लगाते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर कोई अगर संतुष्ट नहीं है तो अपना जो है यहाँ पर अपील कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर के। गए भी लोग सीबीआई के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जो जांच है वो सही दिशा में है, इसलिए सीबीआई की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब आप अगर किसी से अपील करवा सकते हैं तो उसके माता पिता अपील कर सकते हैं। तो हमने कब कहा कि हम जांच नहीं करवाएंगे? हम तो हर तरीके की जांच करवाने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, हम सब तरीके की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सरकार कह रही है कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अगर पीड़ित पक्ष की तरफ से अपील की जाती है तो हम इसके लिए भी तैयार है। जी ममता पांगती जी, को लेकर के हम जो है सीबीआई की जांच कर दें, क्या आप ऑडियो को पुख्ता मानते हैं? अगर आप वो जो 2 लोग हैं जिन्होंने इस ऑडियो वीडियो को चलाया है, पुख्ता हम माने या नहीं माने, इसकी जांच तो सरकार ही करेगी ना, प्रशासनिक अमला ही करेगा। तो क्या उन ऑडियो की जांच हुई, क्या जांच हुई, क्या रिपोर्ट सामने आई? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यही मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अंकिता भंडारी हमारी पहाड़ की बेटी है, हमारा दर्द उसके साथ में ज्यादा है। जब हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही कार्रवाई करी है, हर एक पॉइंट पे कार्रवाई करी है, आप किसी पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि हमारे हर एक पॉइंट पर अगर कार्रवाई की है, हर एक पॉइंट पर कार्रवाई अगर की है ममता पांगती जी, जो आप यहाँ पर कह रही हैं सरकार की तरफ से कि कार्रवाई की है। जी आ रही मैं राजेंद्र जी, 1 सेकंड में अपनी बात रख लूं बस। आप कह रही है हर एक पॉइंट पर अगर कार्रवाई की है, तो मुझे ये बता दीजिए, चैट का जो स्क्रीनशॉट सामने आया, जो चैट सामने आती है अंकिता और पुष्पदीप की, उनके दोस्त की, क्या वो झूठी है? क्योंकि उसमें क्लियरली वीआईपी भी बोला गया है, उसमें क्लियरली स्पेशल सर्विस भी बोला गया है, लेकिन एसआईटी अपनी जांच में कहती है कि कोई वीआईपी है ही नहीं। तो फिर अंकिता पुष्पदीप से किस वीआईपी का जिक्र कर रही थी? अगर कोई वीआईपी नहीं है, कोई स्पेशल सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, तो अंकिता पुष्पदीप से क्या स्पेशल सर्विस का जिक्र कर रही थी? तो क्या हम उस चैट को झूठा करार दें? मैडम, चैट को तो हम झूठा करार नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि चैट भी पूरी तरीके से सबूत नहीं हो सकता कि आप किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में, किसको डिनोट करते हुए क्या बोला गया है, ये कहीं से भी स्पष्ट नहीं है। और क्योंकि स्पष्ट नहीं है, इसीलिए धामी सरकार ने, इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने इस पे निष्पक्ष जांच की बात कही है, इसीलिए एसआईटी का गठन करा है, इसीलिए हम अंकिता भंडारी के परिवार के साथ में, क्योंकि वो हमारी अपनी बेटी है, हमारे पहाड़ की बेटी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगे कि उसको न्याय न मिले, लेकिन न्याय मिलना, न्याय का प्रकरण, न्याय की अपनी एक प्रोटोकॉल है, अपना एक सिस्टम है, और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना वो एक अलग तरीके की समस्या है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक न्याय और एक राजनीतिक मुद्दा, इसको दो चीजों को जो कि तब क्यों कह रहा है जबकि ऑलरेडी हमारी सरकार बहुत कुछ इस मामले में कर रही है और पहले कर चुकी है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि घटना के तुरंत बाद ही दोषियों की गिरफ्तारी हुई है, और एसआईटी जो जांच गठन है वो भी हम लोगों ने उस पर भी तुरंत कार्रवाई करी है। रिजॉर्ट पे हम लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए करवाई क्योंकि संदेश एक जाता है मैडम, वो संदेश ये जाता है कि अगर कोई भी अपराध होगा उसको हम जड़ से खत्म करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार की इस तरीके की भावनाओं के साथ में आगे, खासकर उत्तराखंड में, राजेंद्र जी बोलिए। हमारी बेटियों के साथ में कुछ भी गलत लग रहा है कि उसका दादाजी की बेटी है, क्या क्या कार्रवाई हुई और कैसे क्या पक्ष में कुछ ज्यादा ही बातें आ रही हैं। लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसी बात नहीं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया राजेंद्र जी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गलत तरीके से करना, ठीक है ममता पांगती जी, जो आप कह रही हैं कि चैट को झूठा करार नहीं दिया जा सकता, चैट को अगर झूठा करार नहीं दिया जा सकता है तो फिर उस वीआईपी को लेकर एसआईटी कैसे कह देती है कि वीआईपी तो है ही नहीं? एक चीज तो सच या झूठ होगी ना, दोनों चीजें सही कैसे हो जाएंगी? पहले राजेंद्र जी की बात यहाँ पर सुन लेते हैं, 1 सेकंड। जी राजेंद्र जी। मोनिका जी, ऐसा है, देखिए
एक बात मुझे स्पष्ट करके बताया भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता, कि जब पुष्कर सिंह धामी जो इनके माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इन्होंने वो रिजॉर्ट तोड़वाया, मुख्यमंत्री के आदेश पर वो रिजॉर्ट तोड़ा गया। इनकी विधायक जो रेणु बिष्ट है, जो यमकेश्वर से विधायक है, वो खड़ी होकर रात को 2:30 बजे उस रिजॉर्ट को तोड़ रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने तोड़वाया। वो कहें इस बात को कि मैंने तोड़वाया। अगर उन्होंने तोड़वाया है तो सबूत तो तुमने नष्ट कर दिए। एसआईटी तुम्हारे अंडर में, एसआईटी ने ये सवाल नहीं पूछा, उसको दोषी नहीं बनाया। 201 की धारा जो है हिंदुस्तान में, उस धारा का क्या उपयोग होता है? उसका उपयोग होता है साजिश के तहत। ये साजिश के तहत जब रात को 2:30 बजे आप उस बंदरा रिजॉर्ट को तोड़ रहे हैं, वो सबूत मिटा रहे हैं, जहां वो बिटिया रहती थी उसके 1 बार आग लगाई, 2 बार आग लगाई, उसको सफाई करके उसका सारा सामान आपने नदी में गिर दिया, और आप कह रहे हैं माननीय काय के माननीय है वो? ठीक है, माननीय इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड, जैसा कि मैं आपको शुरू से भी कह चुकी हूँ, मैं शुरू से भी आपको कह चुकी हूँ कि उत्तराखंड में हमने उसके लिए केवल अपने मानने नजर आते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष में वो मानने नजर नहीं आते। छुड़वाया ये मुख्यमंत्री जवाब देंगे, और तुम्हारी विधायक राजेंद्र शाह जी की बात का जवाब दूं मैं? राजेंद्र जी, कमलेश जी जवाब दे रहे हैं, कमलेश जी जवाब दे रहे हैं, जब सवाल कर रहे हैं उसका जवाब कमलेश जी दे रहे हैं, सुन लीजिए। ये भाजपा की प्रवक्ता है, आपने कहा रिजॉर्ट क्यों तोड़वाया? आप सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन तो लीजिए, आप मादा रखिए सुनेगा थोड़ा सा, ठीक है, आप मादा रखिए सुनेगा। आरोप लगाना दे नहीं होता कांग्रेस का काम, सुनना भी काम होता है। अब इन्होंने कहा कि रिजॉर्ट क्यों तोड़वाया। देखिए, रिजॉर्ट टूटने से पहले, डोजर आने से पहले 24 घंटे पहले उनको इतला दी गई, और सारी जो एजेंसियां उसमें उस समय जांच कर रही थी। सबको कहा गया कि आप अपने एविडेंस कलेक्ट कर लीजिए, जो जिसको जो करना है, फोटो लेने हैं, आपको जो चीजें यहाँ से उपलब्ध करनी है इस पूरे होटल में से आप ले सकते हैं। इसीलिए अरे 1 मिनट भाई राजेंद्र साहब जी, आप तो अब कूदे। मैं झूठ बोलने से काम नहीं 500 पन्नों की चार्जशीट हाई कोर्ट में दाखिल होती है, और उसमें बाकायदा वीआईपी से लेकर के तमाम चीजों का जिक्र करती है, और 1000 से ऊपर लोगों से बात करती है, गवाहों से बात करती है। जो छोटे से छोटा क्लू था उसको भी एसआईटी ने उसमें लिखने का काम किया, रखने का काम किया, पूछताछ करने का काम किया। भाई मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं चलिए होटल टूटने से आपको परेशानी हो गई, होटल टूटने से आपको परेशानी हो गई, तो 2 साल तक ट्रायल चल रही थी ना राजेंद्र शाह जी, एक अच्छा सा वकील खड़ा कर देते ना। अरे एक बढ़िया सा वकील खड़ा कर देते, आपके पास तो है ना कपिल जैसे वकील कर देते खड़ा एक वकील, अगर सही मायने में आप अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाते। अगर आप सही मायने में अंकिता बहन को न्याय दिलवाने की बात करती कांग्रेस, तो ये बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती, कहती हमें विश्वास नहीं है सरकारी वकील पर। लेकिन ये केवल राजनीति करते हैं, ये केवल गलत धारणाओं को पैदा करते हैं। अवनिंद्र कमल जी, तीनों पक्षों की बातें आप सुन रहे हैं, मैं आऊंगी ममता जी आपके पास भी आती हूँ। अवनिंद्र कमल जी, आप तीनों पक्षों की बातें सुन रहे हैं, सारी बातें हो भी रही हैं, क्या अब अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड की बेटी अंकिता सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गई है? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि आगे आने वाले वक्त में चुनाव है, चुनाव से पहले किस तरीके से प्रदेश में माहौल उत्पन्न होता है, आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी ये सब होती है, तो सिर्फ इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जा रहा है अब, और न्याय की बातें, न्याय की लड़ाई वो सिर्फ जुबान पर चढ़कर रह गई है, लेकिन इसके असल मायने कहीं खो गए हैं। देखिए, जहां तक इस मुद्दे की बात है तो ये काफी गर्म हो चुका है, और ये जो चिंगारी 16 बनी है, मैं आपको बता दूं कि वह भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही बनी है। अभी कुछ दिनों पहले हरिद्वार में जो वहां के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी कहा कि नहीं, दोषी कोई हो बख्शा नहीं जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो इसको आप क्या कहेंगे? सच्चाई ये है कि धामी लगातार सरकार को चला रहे हैं और तमाम सारी विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, लेकिन असंतोष पूरे राज्य में है और पार्टी में भी असंतोष है। कई अच्छे वरिष्ठ नेता जो दरकिनार कर दिए गए, चाहे वो मदन कौशिक हो या फिर प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा किसी टीका टिप्पणी पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कहा जाता है बीच बीच में, जो फिर एक बार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, और भी तमाम लोग हैं।
लेकिन सबको दरकिनार करने के वह चेहरा जो उनके नेतृत्व ने लाया, और वो शायद इतिहास अपने आप को उत्तराखंड में दोहरा रहा है। पंडित नारायण दत्त तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे होंगे जो 5 साल तक सरकार चला पाएंगे, अगर चलती है तो, कोई नया प्रयोग नहीं होता है तो सियासत की जहां तक बात है वो भाजपा के भीतर भी कला चल रही है, और इसको कांग्रेस को बैठे मैंने पहले बताया एक अवसर मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर वही इनको इस मुद्दे को उछालते हैं। मतलब उनकी जो सहयोगी है तथाकथित पत्नी उर्मिला सावंतकर वो वीडियो जारी करती हैं, अचानक ऐसा क्या होता है? तो इसके पीछे कहीं न कहीं सियासी लोग भी हैं। और रही बात अंकिता की, तो उसके पिता का दर्द, उसकी माता का दर्द, उसके परिजनों का दर्द आज भी कायम है, वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि उसकी चैट में वीआईपी का जिक्र है, तो आप आनंद फानंद क्यों रिजल्ट तोड़वा देते हैं? ये सवाल उठता है, संदेह यहाँ पैदा होता है कि सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया, वीआईपी को बचाने के लिए ऐसा किया गया। अब सच्चाई जो अदालत के पास तो साक्ष्य होना है, अगर साक्ष्य नहीं है तो जी आरिफ ममता जी आपसे भी रिवर्ट लूंगी। जी बोलिए कमलेश जी। कमल जी, जो गुस्सा था, अचानक जो गुस्सा वहां पर पैदा हुआ वो हुआ है, और 24 घंटे पहले बता दिया था एसआईटी को, जो जांच कर रहे थे कि आप अपने एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो गुस्सा था उस समय, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो एक शक्ति सुई घूम जाएगी। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के अंकिता बहन के साथ खड़े हैं, कमाल है, आप क्यों हम सब अंकिता के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से अंकिता का साथ देने का काम किया, लेकिन विपक्ष ने हर पल केवल अपनी राजनीति करी है। लेकिन रिजॉर्ट जिस तरीके से कमलेश जी सवाल वहीं के वहीं खड़े हो रहे हैं ना। सरकार ये कहती है, अगर सरकार कहती है कि संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई हुई, तो फिर कार्रवाई पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जारी करने वाली है। अभी क्यों जरूरत पड़ रही है कि मैं गीता के परिवार से मिलूंगा जाऊंगा? इसके पहले कोई पूछने वाला था? कोई सरकारी नुमाइंदा गया? बिल्कुल मिलने गए, बिल्कुल कमल जी मिलने गए, मुख्यमंत्री जी मिलकर आए हैं, उनको बात की है उनसे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी पहले भी मिलने गए हैं और अब जरूरत पड़ी है फिर मिलने जाएंगे, और बात करेंगे उनकी भावनाओं की, और पूछेंगे अगर उनकी भावनाएं होंगी तो हर तरीके की जांच कर देंगे। किसी से पीछे थोड़ी हटती है सरकार, सरकार तो कह रही है हम जांच करने के लिए तैयार है। उनके माता पिता से बात करने दीजिए। आपके कहने से सीबीआई नहीं बैठेगी, किसी और के कहने से सीबीआई नहीं बैठेगी, कांग्रेस के कहने से सीबीआई नहीं बैठेगी। कोर्ट में आपको अर्जी देनी पड़ेगी, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत आपको चलना पड़ेगा। चीजें हैं उसमें समझ में आएगी। एक सेकंड मोनिका जी, जैसे ही हम अगर सीबीआई की जांच करते हैं तो उनको जमानत मिलती है, ये चाहती है कांग्रेस ये चाहती है कि उनको जमानत मिल जाए क्या? अरे भाई, उनकी माता हाई कोर्ट में देगी अपील, उसके बाद जो भी जांच होगी सारी जांच हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो सरकार इसमें घोषणा करे और वो पूरी जांच को जीरो कर दे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, जांच जीरो हो जाए ऐसा संभव नहीं है। प्लीज ऐसी बात समझ नहीं आएगी। राजेंद्र जी रुक जाइए जरा। कमलेश जी आपने अपनी बात रखी, फटाफट से आपने इंद्र जी बोलिए। एक सेकंड राजेंद्र जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, ममता जी आपके पास भी आऊंगी। बीजेपी का कांग्रेस पर, कांग्रेस का बीजेपी पर तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जैसा कि अभी इन्होंने कहा भाजपा प्रवक्ता मैडम ने कि मुख्यमंत्री वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ये जरूरत क्यों मान पड़ रही है? वीरेंद्र सिंह जो अंकिता के पिता हैं, उन्होंने भावुक अपील की है, उसको पढ़िए, वो पत्र उन्होंने जारी किया है। ऐसे नहीं पूरा आवाम सड़कों पर उतर आया है, रोज धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं न कहीं तो कोई खोट है। ये सजा होगी, मैं मानता हूँ, एसआईटी के गठन हुआ, उनको उम्र कैद की सजा होगी। आप ही चले जाइए, आप पत्रकार हैं, आप ही चले जाइए कमल जी के माता पिता जी से मिलने के लिए। देखिए वो आपसे बात नहीं करते, वो जिनके हाथ में है वो उनके अलावा किसी से बात नहीं करती है। आप जाइए बात कर लीजिए उनसे। उनकी माता पिता से मिलने मैं भी गया था, सब लोग। कमलेश जी आप कह रही हैं कि अमरिंदर जी से मुलाकात नहीं करेंगे, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं भी माता पिता से मुलाकात करने गया था। कमलेश जी रुक जाइए। आप कहती हैं, आप कह रही हैं कि मुलाकात नहीं करेंगे, राजेंद्र जी कह रहे हैं मैंने भी मुलाकात की है, विपक्ष तक ने मुलाकात की है। निष्पक्ष जांच के नाम से माता पिता की तरफ से हो रही है, बार वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सभी भावनाएं हैं अंकिता बहन के लिए। कमलेश जी एक बात बताइए, कमलेश जी अगर हम पुराने स्टेटमेंट
अगर हम पुराने स्टेटमेंट से, ममता जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, रुकिए। ममता जी की स्टेटमेंट ले लूं पहले मैं, फिर कमलेश जी आप ही से मेरा सवाल अगला रहने वाला है। जी ममता जी, बात रखिए, अपनी बात रखिए थोड़ा सा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हम हमारे प्रदेश के लोग, उत्तराखंड सरकार सबके सब हमारी बेटी अंकिता के साथ हैं, जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, जब हम सारी कार्रवाई जनमानस की मनस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारी पीड़ा ज्यादा बड़ी है हमारी बेटी के साथ में, तो इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? या तो हमारी सरकार कहती कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार ममता जी, जहां पर राजनेता जुड़ जाते हैं वहां राजनीतिक मुद्दा अपने आप हो जाता कर रहे हैं। हम चीजों को सिस्टमेटिक प्रोसीजर के साथ में आगे लेके जा रहे हैं, कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़े। कल भी देखिए धामी जी ने कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आज आप उनके चेहरे पे शिकन देख सकते हैं। हम खुद इन चीजों से इतने परेशान हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हमारा कोई एक मोनिका जी, कोई भी हमारा सदस्य यहाँ का बंदा ये नहीं कह रहा इस पक्ष में है कि बेटी को न्याय मिले, तो जरा ये बताइए, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि चैट झूठी थी, तो आप कहते हैं निराधार नहीं बता सकते हैं, झूठा नहीं बता सकते हैं, तो फिर और आप जांच पर भी सवाल नहीं खड़ी कर रही हैं और आप चैट को भी झूठा नहीं करार दे रही है। एक तरफ तो खड़े हुई है ना, रटी रटाई लाइन से बिल्कुल भी सही नहीं लगती, और मुझे तो स्पेशली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई हो रही है, ये सब रटी रटाई लाइन, प्लीज यहाँ तो मत बोलिए, मुद्दे की बात कीजिए। कमलेश जी, अगर आप भी कार्रवाई की बात कर रही है ना, तो अगर आप पुरानी स्टेटमेंट्स भी उठा लेंगी पीड़ित परिवार की, तो यहाँ पर अंकिता भंडारी के पिता ने सवाल को उठाया है, इस बात को रखा है कि एसआईटी ने हमसे वीआईपी वाली बात छुपाई है, एसआईटी ने वीआईपी वाली बात पर हमें कुछ भी क्लैरिफिकेशंस नहीं दिया है, हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। सोशल मीडिया पर यह बयान पीड़िता के पिता का तेजी के साथ सर्कुलेट भी हो रहा है, वायरल है, जिस पर प्रशासनिक तौर पर रिएक्शन भी सामने आता है। ये पुराने बयान है, पुलिस आगे बयान पे उनका जवाब भी देती है कि हर एक बात पीड़िता के पिता को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब शुरुआत से डे वन से पीड़िता के पिता ने अगर इस बात को उठाया कि वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो जांच की दिशा और दायरा तो बढ़ाना चाहिए था ना। आर्य में राजेंद्र जी, दो सवाल कमलेश जी आपसे। पहला, जांच का दिशा और दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरा, मुझे ये कह दीजिए कि वो चैट झूठी है जिसमें वीआईपी का जिक्र है, क्योंकि एसआईटी ये कहती है कि कोई वीआईपी नहीं है, तो फिर क्या वो चैट झूठी है? क्योंकि वीआईपी की शुरुआत से बात नहीं हुई। मोनिका जी, आपकी बात में एक सवाल और ऐड कर लीजिए राजेंद्र जी, फटाफट अपना सवाल रखिए जी। दो सेकंड। इसमें 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उनके पिता को यमकेश्वर में घुमाते रहे, ये भी है उसमें। रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ये भी है उसमें। फटाफट आंसर दीजिए कमलेश जी। जी देखिए, आपने कहा कि उनकी जो चैटिंग है कि वो झूठ है या सच है। देखिए, 500 पन्नों की जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है, उसमें बकायदा उसका भी जिक्र है, तभी तो अब वो सोशल मीडिया पर आई है, क्योंकि एसआईटी ने निकाली है कि हमने हर चीज का उसमें तथ्य रखा है कोर्ट के सामने। हमने कहा है कि इसका भी जिक्र है, इसका भी जिक्र है, उसका भी जिक्र है, तमाम लोगों का जिक्र है, वो सब उसमें है 500 पन्नों की चार्जशीट में। आपने कहा, अभी शाह जी ने जो कहा कि जी वो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जो लड़के 3 जो अभी कारावास में है, इस समय आजीवन कारावास में, वो घुमाते रहे सबको, वो कहते रहे वो यहाँ गई है वहां गई है, वो 3 दिन तक यही सब करते रहे, यही चीजें देखते रहे, उसके माँ बाप को भी, उसकी माता को भी, बकायदा पुलिस को भी। देखिए, जब कोई सबूत मिलता है, रिपोर्ट दर्ज तब होती है, सारी चीजें होती है। जब पता चला 24 घंटे में कि लड़की नहीं मिल रही है, तो रिपोर्ट दर्ज हुई है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर आप इतने हितैषी हैं, मैं कह रही कि चलिए ठीक है, पिछली बात को मार दीजिए गोली, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो आप अब आपके पास एविडेंस है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाती? कांग्रेस क्यों सड़क पर नाटक कर रही है? क्यों सड़क पर ढोल पीट रही है? क्यों अराजकता फैला रही है? क्यों बैनर फाड़ रही है? क्यों लोगों के घर में जाकर के उनकी माताओं को गालियां दे रही है? बताइए मुझे। जाए ना कोर्ट। अगर हम
झूठे हैं तो विपक्ष आप अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के कांग्रेस मुद्दे कैसे के नाम नीचे पर हो राजेंद्र सकती शाह है? जी कांग्रेस फटाफट से कैसे आंसर दीजिए, फिर नीचे हो कार्यक्रम को यहाँ पर सकती है? समाप्त किया तंदूर जाएगा। कांड कांग्रेस में, नारी निकेतन कांड कांग्रेस में, ठीक है। बिहारी कांड कांग्रेस में। अपने समय पर तो दही जम जाती है, दूसरों के समय पर आप राजनीति करो। हम अंकिता बहन के साथ हैं और न्याय दिला। सवाल अभी भी कई ऐसे सुलगते हुए हैं जिनका जवाब बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी के बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका जवाब भी फंसता हुआ ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई में न्याय की लड़ाई राजनीतिक बयानबाजी के बीच में कहीं फंस कर रह गई है। सवाल कई ऐसे हैं जो मन में बार बार कौंध रहे हैं और वो सवाल बार बार पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गोलमोल जवाब ही मिलता है। कोई सत्य जवाब या तर्क के आधार पर जवाब नहीं मिल रहा है। सच्चाई क्या है, ये जब जांच पड़ताल अब नए सिरे से एक बार फिर से हो रही है, एसआईटी पूछताछ कर रही है, उर्मिला सनावर से भी होगी। सुरेश राठौर की उम्मीद है जल्द सामने आ जाए। अभी तो फिलहाल मिस्टर गायब बने हुए हैं, तो मिस्टर गायब जब सामने आ जाएंगे तो उनसे भी पूछताछ होगी, तो शायद जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरा खुलकर सामने आएगा। क्या अंकिता को वाकई में न्याय मिल पाएगा असल मायनों में, ये सवाल अभी भी लगातार उठ रहा है।